तो आप बाबा नहीं हैं? नहीं, मैं बाबा नहीं हूँ। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन सभा जो डिबेट करती थी, और इसमें वही चीज लिखा है जो अम्बेडकर सबका जवाब देते थे। हिंदू मुस्लिम नफरत जो यूनिटी टूटी है भारत में, उसको मैं जोड़ दूंगा। मैं उसी पर लगातार रात दिन काम कर रहा हूँ। अभी हाँ, रिसर्च कर रहा हूँ। वो हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी मेरी पुस्तक आने वाली है। हम क्या आगे डॉक्टर किस बात का? मैं दिल्ली आचार्य लगाना चाहिए आपको। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी हूँ हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में। किसी का घर डिमोलिश करा दीजिए, ये आपकी पूरी तानाशाही है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, पब्लिकेशन डिवीजन की है। पटेल जी की आर्थिक पॉलिसी है, जिसमें पटेल जी लिखते हैं कि मंत्रियों को और इनको कितना वेतन लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, इनके भत्ते कितनी होनी चाहिए। ये कुरान मजीद, इधर जो हदीस रखा है, ये श्रीमद् भागवत पुराण देख रही हैं। उधर रामचरितमानस रखा हुआ है, रामायण रखा हुआ है, चारों वेद रखे हुए हैं, जो जिनमें मैं बसता हूँ ये यही है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। देवरिया केस पहले लोगों को लगा कि ये प्रदेश का मुद्दा है, लेकिन अब जिस तरीके से ये मुद्दा टूल पकड़ते जा रहा है, पूरे देश में लोग इस मुद्दे को देखना और समझना चाह रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक शख्स जो सीधे सरकार से टक्कर लेकर ये कह रहे थे कि मैं बुलडोजर नहीं चलने दूंगा, वो भी ऐसा कह रहे थे कि मतलब आम इंसान उनको देखकर ये कह रहा था कि अरे ये तो साधु हैं, ये सन्यासी हैं, और जो साधु सन्यासी लोग होते हैं उनको विनम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, ये इतना तीखे कैसे हैं, ये सारे सवाल हैं। मैं तो मेरे खुद के चैनल पर करीब 2 या 3 वीडियोज़ हैं, उसमें हज़ारों हजार कमेंट है, जिसमें 80% लोग यही समझ रहे हैं। जब देखते हैं लंबी लंबी दाढ़ी, पके बाल, तो सबको ये लगता है कि एक साधु एक सन्यासी हैं। लेकिन मैं आपको जब बताऊं तो इनके नाम के आगे लगाया जाता है डॉक्टर। तो मुझे ये समझना है कि मैं थोड़ा सा परिचय जानने और समझने आई हूँ। एक किताबों का अपना एक लाइब्रेरी है यहाँ पर। अभी जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, तो साधु सन्यासी लोगों को भगवत गीता, वो ये सब चीज़ें पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ रहे हैं। तो सर बहुत स्वागत है आपका। नाम के आगे डॉक्टर किस बात का? मैं दिल्ली आचार्य लगाना चाहिए आपको। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी हूँ हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में। तो आप बाबा नहीं हैं? नहीं, मैं बाबा नहीं हूँ। नहीं। आपको सन्यासी बुला रहे हैं लोग, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा है, कोई बोल रहे हैं आचार्य हैं, कोई बोल रहे हैं कि मतलब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन सब चीज़ों से आपको नहीं, मैं बाबा नहीं हूँ। मैं पूरी तरीके से मनुष्य हूँ और इंसान हूँ, और मेरा किसी भी अंधविश्वास और पाखंड में कोई भी भरोसा नहीं है, कभी यकीन नहीं किया। और मेरी देखिए वो पीएचडी उधर से ऑनरिंग वो वाइस प्रेसिडेंट कर रहे थे, वो पीएचडी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। लेनिन की तस्वीर देखिए मेरी पुस्तकालय में। तो आपके नाम क्या लगता है? डॉक्टर संपूर्णानंद मत। मैंने पीएचडी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कौन से सन में सर? मैं अभी तो किया हूँ, यहाँ किया हूँ 2017 में मैंने पीएचडी ली है। अच्छा। और वो भी एक स्कॉलरशिप के फेलोशिप, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेस्टिजियस वर्ल्ड रिनाउंड डिपार्टमेंट है हिस्ट्री का, वहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं वहाँ से पीएचडी करके आया हूँ, जहाँ मनुष्यता ही सिखाया जाता है। वहाँ कोई अंधविश्वास का और पंथांधता का और कास्टिज्म का तो वहाँ कोई नो चांस। और हम लोग केवल मनुष्यता के लिए काम करते हैं। और हमको, मैं भी देखता हूँ कि बाबा बाबा लोग कह रहे हैं। हम वहाँ गए थे, वहाँ तो जो रुद्रपुर में, तो वहाँ मुझे अमनुष्यता लगा कि इतना बड़ा बाबा है, सन्यासी हाँ, है, ऐसे कह रहे थे। हाँ, कोई ऐसे कह रहे थे, लेकिन मैं वो सब कुछ भी नहीं हूँ। और मैं रिसर्च वहाँ से किया हूँ। मैं किसान के घर उसी देवरिया ज़िले में, थोड़ा सा और बैकग्राउंड बता दूं कि 1966 में मैं किसान के घर पैदा हुआ था। मेरे पिताजी किसान थे। वहीं से मेरी प्राइमरी शिक्षा दीक्षा हुई, और इंटरमीडिएट शिक्षा के लिए मैं ज़िले पर देवरिया आया, और स्नातक पर स्नातक शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास। तो मूल रूप से आप जो है वो देवरिया के रहने वाले? हाँ, मूल रूप से मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और यहाँ से 88 में मैं एमए किया प्रथम श्रेणी में, इंडोलॉजी और आर्कियोलॉजी विषय में, कल्चर में। तो बाबा जो है वो पीएचडी कर रहे हैं। बाबा आपने नाम के आगे डॉक्टर। ये तो बाबा ये लोग कह रहे हैं बाल की वजह से ना। हाँ। मेरा काम पीएचडी नहीं। अभी मैं अपनी पुस्तकों मैं अपनी पुस्तकों को दिखा रहा। दाढ़ी बाल बड़ा रखने ये तो मेरे पिताजी का निधन हुआ 2000। तो इसीलिए आपको साधु लोग बुला रहे हैं। अमूमन साधु लोग पुरानी तस्वीर देखेंगी तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अभी केरल में हुआ था,
होटल अलसाज में गए थे या यहाँ ज्ञान भवन पटना में हुआ था, तो वो तस्वीरें देखेंगी तो उसमें पैंट शर्ट और कोट के अंदर, तो ये तो यूं ही है। अब इसमें तो बात है ना, तो फिर जो है आपकी दाढ़ी देख के लोग आपको साधु समझ रहे हैं। हाँ, हमारी मैं आपको एक बात, मैं एक बात क्लियर कट कर देना चाहती हूँ कि इनका विवाह भी हुआ है, बच्चे भी हैं, तो साधु मौलवी सन्यासी ऐसा कुछ भी नहीं। ना कुछ। ये किताबों के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं। और अभी कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़, ये शांतिवन पुस्तकालय है, हमारी मदर का नाम है, हमारी मदर का और फादर का दोनों का निधन एक साथ एक टाइम पर हुआ। एक टाइम पर दाएं बाएं उनका दाह संस्कार किया गया इसी गोरखपुर में एक समय। तो उनके नाम पर, अब शांति उनका नाम था, तो उनके नाम पर मैंने ये पुस्तकालय बनाई है, शांति वन पुस्तकालय इसका नाम है। शांति, और यहाँ पे ये वन देख ही रही हैं आप, जंगल, ये शांति निकेतन जैसे ये चारों तरफ से नीम भी है, जामुन भी है, इसमें सारे प्लांट लगे हुए हैं। तो शांतिवन पुस्तकालय, इस पुस्तकालय में 2200 पुस्तकें हैं। हिस्ट्री बुक के बारे में अगर आप बताएं, कौन सी बुक है? हिस्ट्री, इसमें 50 साल की आर्कियोलॉजी की डाइजेस्ट है, आर्कियोलॉजी की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सोसाइटी की जितनी मैगजीन हैं, जो रिसर्च डाइजेस्ट हैं, रिसर्च जर्नल्स हैं, वो रखी हुई हैं। और इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि गोरखपुर में कहीं किसी पुस्तकालय में हो, शायद विश्वविद्यालय। मैं चाहती हूँ कि आप दिखाते भी रहें। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स है, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स है, जो पार्लियामेंट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन सभा जो डिबेट करती थी, और इसमें वही चीज़ लिखा है जो अम्बेडकर सबका जवाब देते थे। प्रश्न पूछते थे संविधान सभा के मेंबर्स, अम्बेडकर सबका जवाब देते थे। ये 11,000 पन्नों की 5 वॉल्यूम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है। ये पुस्तक रखी हुई है। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो बाद ये तो उसी का नट सेल है। ये तो डिबेट जैसे कच्चा रफ बना लिया जाए, ये सारी बैकग्राउंड इसमें कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, और इसमें इस संविधान में सारा उसका नट सेल है। आप अभी भी पढ़ाई लिखाई करते हैं? अभी मैं 8 घंटे से 10 घंटे नित्य पढ़ता हूँ। मेरी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिना चश्मे का 8 घंटे पढ़ता हूँ। और मेरी एक पुस्तक मेथोडोलॉजी। अब क्यों पढ़ते हैं? अब क्या चाहते हैं आप? अब मतलब लोग कहते हैं कि मैं अभी भी जो लोग चाहते हैं, मतलब मैं बता रही हूँ, लोग इसलिए पढ़ते हैं कि एक अच्छी जॉब लग जाए, सेटल हो गए, भाई साहब पढ़ाई लिखाई अब नहीं करेंगे। आप अभी तक क्यों पढ़ रहे हैं? मैं 2 चीज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ इस लाइब्रेरी में, लोगों को, दुनिया वालों को, और आपके चैनल से जहाँ तक आवाज़ जा रही है। मैं एक दिन ऐसा आपको क्लू दूंगा, ऐसा एक अपैरेटस दूंगा जिससे आप पूरा गरीबी को बिल्कुल छांट देंगी। और हिंदू मुस्लिम नफरत जो यूनिटी टूटी है भारत में, उसको मैं जोड़ दूंगा। मैं उसी पर लगातार रात दिन काम कर रहा हूँ अभी। हाँ, रिसर्च कर रहा हूँ। वो कंक्लूड अपने फाइनल उस पर में स्टेज पर है। और हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी मेरी पुस्तक आने वाली है, जो डेमोक्रेसी का जो पतन हुआ है, डेमोक्रेसी बिल्कुल रास्ते पर आएगी। तो गरीबी, डेमोक्रेसी और हिंदू मुस्लिम नफरत, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। 5 पुस्तकें मेरी हो जाएगी। आप हाँ, ये काम बिल्कुल रात दिन कर रहा हूँ। अभी देखिए, इधर बहुत दिनों से, 1 साल से महंगाई और जो है महंगाई और गरीबी, महंगाई के लिए बराबर लड़ रहा हूँ। वो एक अलग अध्याय है इंटरव्यू में। सालों से आप जो है वो रिसर्च कर रहे हैं? मैं अभी रिसर्च तो मैं कर रहा हूँ, रिसर्च में ही मेरा जीवन गया है। 88 से एक फेलोशिप मुझे मिली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। भारत की सबसे बड़ी संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी JRF मिली। उसमें मेरी प्री PhD यहाँ हो गई है, सबमिटेड है गोरखपुर यूनिवर्सिटी की। और वो रिसर्च चली रहा था यहाँ। मैं 2003 से 2008 तक सहायक प्रोफेसर के रूप में मानदेय पद पर मैं यहाँ शिक्षण किया। प्रोफेसर भी रहे? जी, मानदेय। कौन जोड़ रहा है? साधु, सन्यासी? अब ये लोग तो मीडिया के लोग जैसे हमारा जो वो है ना, जो आप यकीन मानिए कि मतलब जिनसे हम बात कर रहे हैं वो प्रोफेसर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं अभी। और आपको नहीं, ये इतना ही नहीं है, ये थोड़ा और ज़्यादा आगे बढ़िए कि मैं इस पूरे, बहुत लोग दिए होंगे, लेकिन 50 यूनिट ब्लड इस प्रदेश के सरकारी अस्पताल में, जब आप गोरखपुर जाइएगा, देवरिया के गोरखपुर के सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा, मेरा नाम लीजिएगा, तो ब्लड डोनेटर या बताया जाएगा कितनी बार दिया हूँ। और बाबा जी के यहाँ का तो मेरी फाइल में सर्टिफिकेट है, अभी दिखा रहा हूँ, गोरक्ष ब्लड बैंक के यहाँ से
50 यूनिट ब्लड गोरक्ष ब्लड बैंक को दिया हूँ सरकार को, अब गोरक्ष ब्लड बैंक को, और 10,000 पेड़ों का उद्यान बाग, मेरा गोरख उद्यान जो लगा हुआ है, गोरख उद्यान मेरे गांव पर मैंने 88 से लेके और अब तक, अब मैं मेरे भाई और अन्य लोग मिलके 10,000 पेड़ों का उद्यान लगाया हूं, जहां 2200 लोगों को रोज ऑक्सीजन मैं देता हूं। 2200 लोगों को 10,000 पेड़ मेरे ऑक्सीजन देते हैं। वो पेड़, वो बाग जो बना हुआ है वो चाइना बॉर्डर से 3000 किलोमीटर पर, बीजिंग से 3300 किलोमीटर पर है। और रेडिएशन, यदि परमाणु युद्ध या यदि कुछ एप्लीकेशन होता है तो रेडिएशन जो होगा परमाणु वेपन्स का, वो जो है रेडिएशन जो है परमाणु वेपन्स का रेडिएशन उस जंगल में रुकने के बाद, चूंकि जंगल में रेडिएशन कम होता है, वो काम देगा। और उसमें हार्टिकल्चर विभाग से ज़रूर कुछ सुविधाएं मिली हैं, उसमें ड्रिप इरिगेशन वगैरह विभाग किया है। तो मेरा विश्वास जंगल, ज़मीन और जल की सुरक्षा में है, पर्यावरण की सुरक्षा में है। और इस पर एक आर्टिकल हमारी 2016 में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फर्स्ट पेज पर इन्वायरमेंटलिस्ट के रूप में छापा था। और ये कंट्रीब्यूशन मेरा चल रहा था। और आज भी मैं कुदाल चलाता हूँ, कलम भी चलाता हूँ उतना ही बराबर, कुदाल भी चलाता हूँ। और दूसरी बात, मेरी पुस्तक मेथोडोलॉजी मैसाचुसेट्स से लेकर, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा पुस्तकों के बारे में और ये पुस्तकों के बारे में। और एक चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे ही बन गया, इस देश से ये उठा लिया गया, उस देश से नागरिकता का अधिकार उठा लिया गया, यहाँ से ये उठा लिया गया। तो आप ये देखिए, इतना ज़्यादा डिस्कशन, इतना ज़्यादा कुछ होने के बाद जो है ये एक पतली सी किताब तैयार हुई थी। और ऐसे ही नहीं तैयार हुई थी, 9 साल लगे। तो लोग जिनको भी 2 साल 11 महीने 29 दिन, 29 या 18 दिन, ये 11,000 पेज की है। और इसको रुक जाइए थोड़ा सा और वो कर दें, देखिए वॉल्यूम 5 ये जितनी किताबें अभी हम देख रहे हैं आपकी अलमारी में जी, वो सच में आपने सारी पढ़ी हैं? बहुत सारी पढ़ गई हैं किताबें। ऐसा नहीं होता कि सबको पन्ना पन्ना पढ़ा जाता है। जब रेफरेंस बैठेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इशू आएगा, जैसे इस समय बुलडोजर चल रहा था, तो बुलडोजर नहीं चलेगा। मैंने बोला ना कि बुलडोजर नहीं चलेगा। मैंने ये भी बोला कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ये वर्क काम है बुलडोजर, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है ना? ये कैसे बोले? मतलब ये मैं हम इसको तो मुझे इसको पढ़ना पड़ा कि मैंने इसको देखा कि इस पूरी संहिता में कहीं भी बुलडोजर का जिक्र है कि नहीं है। और बुलडोजर जो आपका वे ऑफ पनिशमेंट है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं भी नहीं है। आपको सजा देने का इस तरह से कोई राइट नहीं है। किसी का घर डिमोलिश करा दीजिए, ये आपकी पूरी तानाशाही है, मनमाना है, आपको कोई रोक नहीं पा रहा है। आपकी सत्ता आपके हाथ में है, जिसकी इच्छा हो जो धर गिरा दें, जो इच्छा हो, लेकिन पूरी तरह से। और दूसरी बात कि विनाश की क्रिया है, तोड़ फोड़ की क्रिया है, विघटन की क्रिया है, नाश ही होता है, उसमें कुछ बनता नहीं है। तो मैंने ये नहीं है कि मैं सबको पढ़ लिया हूँ, लेकिन बहुत सारी जीवनियाँ, जैसे जितने क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन और उधम सिंह, और जो आपके जो मदन लाल ढींगरा आदि हैं, विवेकानंद हैं, और ये आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, पटेल जी हैं और गांधी जी हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफीज बहुत सारी लिखी गई हैं। अंबेडकर की ऑलमोस्ट 23-24 पुस्तकें, जो आज समाज में कहा जाता है कि ऐसे ही आप ठीक कह रही थी कि उधार लेके लिख दिया गया, यहाँ का वहाँ का। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दुनिया का यदि सबसे बेहतरीन दस्तावेज है पूरी पृथ्वी पर अब तक लिखा गया, जब से, जिसमें प्राण की बात की गई है, अकेला ये ग्रंथ है जो प्राण की बात करता है, लाइफ की बात करता है। और इस संहिता में हत्या और झूठ शब्द नहीं है। कोई दिखा देगा पढ़ने वाला स्कॉलर इस देश का कि इसमें मर्डर और लाई शब्द कहाँ है, किस संदर्भ में है। इसकी सारी पंक्तियां मनुष्यता और मनुष्य के जीवन की हिफाजत के लिए लिखी गई हैं। और जिन लोगों ने इसे तैयार किया है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर तैयार किया है, लेकिन अवश्य ही उस महापुरुष को, उस युग पुरुष को, जो दुनिया का सबसे अपने युग का मेधावी और अपने युग का ऐसा स्कॉलर, आपको कह दिया जाए कि आप इमला मार के ही एक किताब लिख दीजिए, आपको जो लोग ये आरोप लगाते हैं,
इमला मार के ही एक किताब ऐसा लिख दें जिस किताब में कोई अशुद्धि न हो, तो मैं मान लूँगा कि हाँ ये सबके दावे सही हैं, लेकिन सभी के दावे अत्यंत झूठे हैं। इस लाइब्रेरी में कॉन्स्टिट्यूशन की, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, इकोनॉमिक्स की, देखिए यहाँ पे भी पॉलिटिक्स, भारत का ये तो अभी संविधान अभी मंगवाया हूँ। देखिए बाईलिंगुअल है, मुझे उसी में जाना था और समस्या हो रही थी। तो देखिए ये तो बेक एक्ट है जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, पब्लिकेशन डिवीजन की है, ये अभी अभी मंगाया हूँ। और ये जरा देखिए, ये शायद दस्तावेज का न मिले, ये पटेल जी की आर्थिक पॉलिसी है, जिसमें पटेल जी लिखते हैं कि मंत्रियों को और इनको कितना वेतन लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, इनके भत्ते कितनी होनी चाहिए, हम गरीब देश के हैं, हमारे पास आर्थिक लोड बढ़ेगा, इन किताबों में है। इन लोगों को मैं कैसे बताऊं जो हिंदुस्तान को कहाँ लेके भगते चले जा रहे हैं। आज मैं कुछ और आपको बता दूं, इस पुस्तकालय में आई हैं, यहाँ आर्कियोलॉजी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, कॉन्स्टिट्यूशन की, फिलॉसफी की सारी पुस्तकें हैं। और ये सिर्फ इतना नहीं है, उस तरफ भी है, उस तरफ भी है। 2200 पुस्तकें इस पुस्तकालय में हैं। और इतिहास की तो लगभग सारी पुस्तकें हैं, और इतिहास पर मेरी लिखी 3 पुस्तकें इस लाइब्रेरी में हैं। अपनी किताबें भी अपनी लिखी हुई हमारी अभी मैं दिखाता हूँ, जो देश के तो सभी विश्वविद्यालय में चल रही है। लगभग जो लोग नहीं मंगवा पाए हैं वो अभी, मतलब लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में वो इस बुक समय पढ़ाई नहीं पढ़ा। हाँ, बच्चे ने पढ़ा नहीं, वो रिसर्च की ऐसी मेरी पुस्तक है कि जो उसके 9 पन्ने पढ़ेगा वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नेट जेआरएफ और सीएसआईआर की जेआरएफ परीक्षा 9 ही पन्ने में 10 प्रश्न निहित हैं, जो अभी दिखा रहा हूँ। उसमें लिखा हूँ, चूँकि वो कोरोना काल में उसका विमोचन हुआ है थोड़ा सा पहले उसके, इसलिए उसको अभी कोई जान नहीं पाया। कोरोना 19 में हुआ है, कोरोना के पहले। वो बुक भी देख लें। हाँ, आप देख लीजिए। मैं बता रही हूँ एक बार कि अगर आप ये पूरा इंटरव्यू जब आप देख लेंगे तो आपके आंखों से वो चश्मा उतर जाएगा। आपको लग रहा था कि बाबा हैं, सन्यासी हैं और ये हैं वो हैं, तो आप देखिए, ये अगर आप बाबा ही मान रहे तो जानिए ये एक ऐसे बाबा हैं जो पढ़ाई लिखाई पर यकीन और करते एक चीज और बता दूं कि गोरक्षनाथ के ऊपर जो अभी मैं रिसर्च जो दूंगा, जोगी जी को भी दूंगा और आपके पूरे देश को दूंगा, जो यहाँ प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय में खुला है, जोगी गोरक्ष अनुसंधान संस्थान जो खुला है, मैं आपको ऐसी पुस्तक दूंगा जो गोरक्षनाथ के ऊपर जो अब तक जानकारी है उससे हट के है। और गोरख कहाँ मैं इस तलाश में हूँ कि गोरख का उत्स कहाँ से तलाशूं। और ये जो गंगा जमुनी सभी अपनी जुबान पर रटते हैं, लेकिन गंगा, हाँ, तहजीब, ये शब्द कहाँ है ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। और गोरक्षनाथ एक्चुअली क्या थे, किस श्रमण परंपरा के थे और नाथ मुनि परंपरा के थे या ब्राह्मणिक ट्रेडिशन के थे, जब मैं लिखूंगा ना तो सबके नज़रिए से जो धुंधलापन है और जो न जाने गोरखनाथ को क्या छाप दे के क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। गोरक्षनाथ एक योग पुरुष थे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के वह नुमाइंदा थे जिसको खोज पाना, और संजोग से वह उसी समय पैदा हुए थे, उसी एरा में थे जब ये नफरत, जब दो रेसेज कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, 2 जातियां, प्रजाति दो पंथ को मानने वाले एक साथ क्लैश कर रहे थे। उस समसामयिक समय में गोरखनाथ थे। उस गोरखनाथ के ऊपर भी हमारी इस लाइब्रेरी में पुस्तक है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, और शीघ्र ही उस पर एक शोध पुस्तक दूंगा। जोगी जी को भी वो पुस्तक दूंगा, सबको दूंगा जो दूसरी दिशाओं में है। इस पुस्तक में देखिए, यहाँ पूरा यूनिटी की बात कर रहे हैं कि इसमें आपने जो कहा है, हाँ, हमारी और कहीं नहीं होगा। हमारी पुस्तक में चारों वेद, सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ, रामायण, देखिए वेद मजीद, कुरान शरीफ सब रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये केवल बात से वो नहीं है। आप कैमरे को इधर घुमाइए, देखिए कुरान मजीद, इधर हदीस रखा है, ये श्रीमद् भागवत पुराण देख रही हैं, उधर रामचरितमानस रखा हुआ है, रामायण रखा हुआ है, चारों वेद रखे हुए हैं, उपनिषद रखी हुई हैं। आइए, चलिए आइए, मैं दिखा देता हूँ इधर भी। आइए, ये देखिए यहाँ पुस्तकें रखी हैं। पहले तो उन महापुरुषों को देखिए जो जिनमें मैं बसता हूँ, ये यही हैं। इनके अतिरिक्त कोई आपने देखा कहीं कोई देवी दुर्गा हमारी उसमें? आप मैं कहने वाली थी, हाँ, मैं सोचिए पूछूं कहीं आप देखिए उधर, देखिए कहीं आप नाराज ना हो जाए, नहीं, इसलिए मैं पूछी नहीं। वो विवेकानंद को दिखाइए, विवेकानंद उधर पटेल जी, उधर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो तीनों मित्र, वो हिंदुस्तान की वो तीन हैं
जिन्होंने रोका हुआ था उनको उनको बांट के कभी इतिहास नहीं सोचा जा सकता। हम इतिहास को जब भी तलाशेंगे इन तीनों को तो इतिहास के पन्ने में एक साथ तलाश सकते हैं। भगत सिंह, अरे सॉरी, ये जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस के भीतर जो समाजवाद पनप रहा था उसके प्रतिनिधि थे, उसके नुमाइंदे थे। आजकल सोशल मीडिया में बड़ा एंटी बनाया जाता है। ONT ये सरकार बनाती है। ONT इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और एक इतिहास संकलन परिषद जैसा जाली एक संस्था बना है इस देश में, जिनको पढ़ना नहीं है, जिन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, जो गाइड पढ़ के और नेट पर फेसबुक और जो है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से और ग्रंथों को पढ़ के इतिहास उगलते हैं, उनको इतिहास नहीं मालूम कि यदि सुभाष चंद्र बोस को जवाहरलाल नेहरू से अलग कर दिया जाएगा, जवाहरलाल को पटेल जी से अलग कर दिया जाएगा, तो इतिहास समझ ही नहीं सकते, इतिहास बोध कर ही नहीं सकते। ये इतने कौन एक साथ जुटे हुए थे जिनको, और मैं बार बार सुनता हूँ कि इतिहास में पटेल जी को स्थान बहुत कम दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस को कम दिया गया है, जवाहरलाल को ज़्यादा दिया गया है। और अब सुन लीजिए कि इतिहास के पन्नों में ये ना जाने कितने बड़े चिंटू हैं जिनको पढ़ने का, हमारा तो जीवन पढ़ने में कट गया। तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास के, भारत के इतिहास के लिए सबसे ज़्यादा किसी के का पन्ना खर्च किया गया है, किसी के ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी के ऊपर, तो वह गांधी जी हैं। वह गांधी जी हैं जिनके ऊपर 5000 से अधिक पुस्तकें, जिनके और ज़्यादा हमारे पास ये पुराना डाटा है। दूसरे नंबर पर अंबेडकर जी हैं जिनके जीवन पर लिखी गई है। तीसरे नंबर पर जिस व्यक्ति के जीवन पर सर्वाधिक इतिहास लिखा गया है वो पटेल जी हैं। चौथे व्यक्ति पर जिसके जीवन पर सर्वाधिक बायोग्राफीज लिखी गई हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू का स्थान उस पंक्ति में कहीं नहीं आता। उनकी 3 पुस्तकें अपनी लिखी हुई पुस्तकें हैं जो आज़ादी के आसपास लिखने की कोशिश कर रहे थे। डिस्कवरी ऑफ, वो लिख रहे थे जिसमें इतिहास बोध अपने ले रहे थे और परिचय कराना चाहते थे कि हम इतिहास को जानते हैं और दूसरे लोगों तक बांटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं अपनी किताब, हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। जैसे आप बोले कि मैं 8 से 10 घंटा पढ़ लेता हूँ जी, तो जो पुजारी लोग होते हैं, जैसे आप साधु बाबा हैं, सोशल मीडिया के अनुसार, सोशल मीडिया के अनुसार आप बाबा हैं, तो बाबा हैं तो पूजा पाठ कितने घंटे? नहीं, हम पूजा पाठ 1 मिनट नहीं किए जीवन में, और कभी भी किसी मंदिर में हाथ नहीं जोड़े। मैं परिवार, ऐसा इसलिए कि हमारी कुदाल में और कलम में भरोसा है, उन पत्थरों में भरोसा नहीं है। मैं अयोध्या में, आपको यकीन मानिए तो मैं कहूं कि अयोध्या में राम टेम्पल देखने 57-58 साल का हो गया हूं, मैं नहीं गया हूं। राम टेम्पल इसलिए कि राम को मैं हमेशा हृदय में बसाता हूं। राम वही है ना जो इंसान के साथ इंसानियत करे, मनुष्यता करे। मैं तो गरीब के साथ जीता हूं। अभी आपको बताता हूं कि गरीब के साथ कितना जीता हूं। इस नगर में जो सोमालिया है, इस महानगर में, उस नगर के गरीब बस्ती में मैं 9 दिन का अनशन करके उनको शौच के पानी से उनको निकाला। मैं जहाँ जाता हूँ, वहाँ जहाँ मनुष्यता मरती है वहाँ जाता हूँ। मैं अयोध्या में राम को पत्थरों में तलाश क्यों करूं? मैं मंदिरों में क्यों तलाश करूं? राम मेरे हृदय में। ये ऐसे बाबा हैं जो पूजा पाठ नहीं करते? नहीं, हम कोई पूजा पाठ नहीं करते। इनका पूजा पाठ और जो है वो सब यही है, मतलब कभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में निकालते हैं। महापुरुषों का जीवन चरित्र है, किस महापुरुष का अधिकतम का पढ़ लिया। पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई और ज्यादा पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई है और कुदाल है। मैं खेती करता हूँ, पौध लगाता हूँ। अभी यहाँ देखिए ना कि यहाँ जितनी हरा भरा देख रही है, दरवाजे पर नीम देखिए, लीची देखिए, जामुन देखिए, ये सब हमारे लगाए हुए हैं अभी 5-6 साल के। इस कॉलोनी में कम से कम 25 से 30 पेड़ मैं लगाया हूँ, आम का, फलदार, जो फल दे रहा है। और गांव जब चलिएगा, कभी कैमरा चलेगा। अभी जोगी जी को उद्घाटन करना है उसको गोरक्ष उद्यान का, इन्हीं से कराएंगे उद्घाटन उसका, और गोरख जी के नाम पर बना हुआ है। तो आप लोगों को सबको ले चलेंगे। आप कहेंगी कि हाँ, ये किसी व्यक्ति का ऐसा काम है जो मेरी किताबें यहाँ है, देखिए मेरी अपनी लिखी। मतलब सच में यकीन नहीं होता कि हम सभी जो आजकल के यूथ हैं उनको ये लगता है शॉर्टकट मिल जाता, मतलब कुछ पढ़ लिख के थोड़ा नौकरी वोकरी लग जाता, भाई सब पढ़ाई से छुट्टी मिल जाती। इनको देखिए, मैं पढ़ाई के ही बदौलत और सत्य के बदौलत, अहिंसा के बदौलत
और केवल अपने ज्ञान के बदौलत, कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत कहता हूं कि जो आप तब मैं चिल्ला कहता रहे हूं थे, कि बुलडोजर रोक वही दूंगा। उस दिन जो आप चिल्ला रहे थे, मतलब आप जो गुस्सा हो रहे थे, जी। उसके पीछे का कारण ये था कि आपके पास उतना जी, हम सत्य जानते हैं, हम सत्य को नहीं छोड़ सकते, और सत्य रहेगा तो झूठ को तो मैं खारिज ही करूंगा।